सबको नमस्कार। शैक्षणिक जीवनी में बाल मनोविज्ञान इस विषय पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। उपन्यास की भूमिका में लेखक ने शेखर के व्यक्तित्व को एक प्रकार से नियतिवाद के अंतर्गत परिभाषित किया है। स्पष्ट ही यह नियतिवाद मनोवैज्ञानिक नियतिवाद है। उपन्यास में बाल्यकालीन प्रसंगों के चित्रण में जिस अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है वह कुछ सिद्धांतों के निष्कर्ष या कुछ सिद्ध निष्कर्षों के आग्रह की वजह से कभी कभी धुंधला हुई प्रतीत होती है। माँ के प्रति शेखर की जो घृणा की जो भावना है, इसको इडिपस कॉम्प्लेक्स के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से व्याख्या की जा सकती है। उसकी घृणा इतनी तीव्र है कि जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के बाद जब उसे घर का विचार आया तब यही कि जब वो सोचता है इस प्रकार, जब माँ सुनेगी तब इस समाचार के प्रति उसका पहला भाव तो विजय का ही होगा, जैसे मैं जानती थी। इस प्रकार मैंने कभी उसका विश्वास नहीं किया है, फिर वह दुखी होगी। तो इस तरह की जो बातें इसका उल्लेख तो उस उपन्यास में हुआ है। तो ये जो है ये पहला विचार तो यही होगा कि उसे यही आशय होनी चाहिए थी कि यानी कि माँ ये जानती है कि शेखर पर विश्वास कभी भी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही एक मनोभाव जब या ऐसी प्रतिक्रिया पहले से ही वो पिता के बीच जो है, पिता और माता के बीच जो संवाद हो रहे थे उस समय शेखर ने खुद इसको सुना है। यानी कि भाई के बारे में बताते समय माँ बताती है जैसे कि मुझे इस पर भी विश्वास नहीं है, यानी कि शेखर पर भी विश्वास नहीं है। तो ये जो धारणा, ये जो मान्यताएं जो है जब बच्चे के सामने माँ बाप प्रस्तुत करते हैं तो उस बच्चे पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है ये भी आप सोचिएगा। तो उसकी माँ से संबंध ये स्मृति चिन्ह जो है एक प्रकार से शेखर के मन में स्थायी हो गया है। इसलिए आई हेट हर इस प्रकार की जो ऐसी उसकी प्रतिक्रिया थी उस समय से ही, और आगे भी ये प्रतिक्रिया जारी रहती है। इसलिए तो गिरफ्तारी के समय भी वो उसी प्रकार की सोच रखते हैं। माँ की मृत्यु पर दुख का अनुभव उसे हरगिज तो नहीं होता, तो ये भी एक बात है। फिर शेखर जीवनी जो है निर्विवाद रूप से मनोवैज्ञानिक उपन्यास, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। इसके पहले भाग में बाल मनोविज्ञान की पूरी छवि मिलती है। बच्चों के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण यह है कि उनका मन पवित्र होता है, वे भगवान के प्रतिरूप होते हैं। फ्रॉइड आदि मनोवैज्ञानिकों ने इस परंपरागत अवधारणा को तोड़ा है, और आगे ने भी इसमें नई मनोवैज्ञानिक स्थापनाएं करने की सराहनीय कोशिश की है। शेखर के बाल जीवन को इसी प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत किया है आगे ने। हालांकि एक प्रकार से बाल मनोविज्ञान के साथ साथ युवा मन के अंतर्द्वंद को भी, उसके उतार चढ़ाव को भी विभिन्न स्तर पर बहुत ही बारीकी से उभारने की सराहनीय कोशिश आगे के द्वारा हुई है। मानव जीवन का अनुशासन करने वाली 3 महती प्रेरणाएं होती हैं, अहंकार, भय और सेक्स। ये तो जन्मजात सहजात प्रेरणाएं ही हैं। ये तीनों बाल्यकाल के ही व्यक्ति की बुनावट में अपना योग तो देती हैं। इससे जुड़े अनेक मनोविश्लेषणात्मक घटनाएं जो उपन्यास में प्रस्तुत हैं। जब शेखर 3 वर्ष का था, उसका भाई बीमार पड़ जाता है तो माँ उसे डॉक्टर को बुलाने के लिए घर के बाहर भेजता है। तो मगर जब सड़क की ओर गली से वो जा रहा था तो लाल लेटर बॉक्स जो है उसकी नज़र पड़ती है उस पर। वह किसी तरह जो है उस पर चढ़ जाता है और घोड़े की पीठ पर होकर सवार करने जैसी मुद्रा में बैठ जाता है। साथ ही लेटर बॉक्स की चोटी पर लगी हुई घूंटी को एक हाथ से रह कर ऐसे खींचता है
जैसे वह लगाम हो। दूसरे हाथ से वो उसके अपने घोड़े की जो है गर्दन थपथपा रहा है, और जैसे उसने पिता को करते देखा है पहले घुड़सवार करते समय, तो उसे ऐसा लगता है कि वो सम्राट है। उस समय अपने विजयी घोड़े पर बैठा है और संसार को वह ललकार रहा है। इस तरह की जो सोच उसे उस समय होता है। तो हमेशा बालकों में इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ हम देखते हैं। तो जब भी कोई राही उसके पास से होकर निकलता है, तब वो उसे जो है मुँह चिढ़ाता है और पुकार कर जो मन में आता है कह देता है। तो वह अपने मन में एक प्रकार से सम्राट है। हालांकि राहियों के मन में वो एक उद्धत शिशु है, इसलिए कोई उस पर उसका जो है उत्तर तो नहीं देता, जो भी वो पूछता है उसका उत्तर भी नहीं देता, और उससे रुष्ट भी तो नहीं होता। तो एक बच्चे के समान, एक शिशु की खातिर जो है लोग उसे राही उसे देखते हैं और जाते हैं। तो उसकी ओर देखकर इस प्रकार वे यूं ही चला जाता है। तभी जैसे उपन्यास में इस प्रकार बताया गया है, वह संसार से एक लेटर बॉक्स की ऊंचाई भर ऊंचा है। अपने इस आसन से वह सारा संसार देखता है और उसकी क्षुद्रता पर हंसता है। तभी डाकिया यानी क्षुद्र संसार का क्षुद्र डाकिया उसके स्वप्न को तोड़ देता है और उसे वहाँ से उतर जाने को कहता है, और उसके तत्काल न मानने पर नाराज़ होता है डाकिया। हालांकि शेखर लेटर बॉक्स से उतरते समय जो है डाकिया की उंगलियों पर ही गिरते हैं और उन्हें कुचल कर एक प्रकार से अपने शिशु सम्राट का बदला भी लेता है। तो वहाँ से भागकर वो घर पहुँचते हैं और वही दम लेते हैं और फूले हुए श्वास को शांत करते हुए अपने को विश्वास दिला देता है कि अब वह विजयी है। ये करतूस जो है उसकी अहंता या अहं का परिचायक है। फिर दूसरी जो स्मृति है इसमें भाई के लिए द्योतक है। जब शेखर अकेला अजायब घर में फिर रहा था, तो उस कमरे में वन्य और हिंस्र पशु प्रदर्शित किए गए थे। एकाएक वह देखता है कि उसके सामने एक भीमकाय भाग जो है प्रकट हो गया। एक पंजा छपटने के लिए उठा भयंकर दांत और वह जीभ आसक्त आंखें और इस प्रकार जो है वह चीख उठता है बाएं से विकल होकर और भागता भी है। वह भाग केवल एक चर्म के अंदर भरा हुआ फूस है। ये बात जो है बालक शेखर को नहीं पता था। वह भागता है और उसे जान पड़ता है कि वह भाग उसके पीछे चला आ रहा है। क्षण भर में उसे पा लेगा, इस प्रकार की जो है घबराहट उसे होती है। और वह एक प्रकार से वो घूम कर देखता भी नहीं, यूं ही वो भाग जाता है। तो क्योंकि उन दांतों को, उस जीभ को, उन आँखों को फिर नहीं देखना चाहता था वो। तो उस दिन के बाद जो है उसे भयंकर स्वप्न आने लगते हैं। रात को वो चीख उठता है, हालांकि वो डर अपने आप ही मिटा। कब मिटा? एक बार जैसे ही वैसा ही उसके घर में घास फूस से भरा भाग जो है उसके घर में लाया जाता है और बहुत मुश्किल से अपने भाइयों की देखा देखी में वो उसके पास गया। डरता पहले, फिर मजबूरन उसे जाना पड़ा और उसकी पीठ पर भी बैठा और उसे निर्जीव पाकर साहस करने और उसके मुंह में हाथ डालकर भी देखा उसने। तब डर एकाएक जो है उड़ गया। तब शेखर ने चाकू से जो है ऐसा ही हम देखते हैं जैसे कि चाकू से वो शेखर जो है चाकू से उसका चीरफाड़ करने लगता है उस भाग का, यानी कि उसका खाल को जो है फाड़ डाला उसने और उसके भीतर के घास फूस को बिखरे कर वो हंसने लगा। तो इसका एक और गहरा असर भी बाल शेखर पर हुआ कि डर डरने से होता है। फिर संसार की सब भयानक वस्तुएं जो है केवल एक घास फूस से भरा निर्जीव चाम है, जिसे डरना जो है मूर्खता है। इस बात पर वो, इस सच्चाई पर वो अंत में
निष्कर्ष में वो पहुंचता है। फिर तीसरी स्मृति जो है 6 की है। बाल शेखर कोई दृश्य देख रहा था। उसे इतना तो याद है कि कुछ अनुचित, कुछ वर्जित, कुछ घृणास्पद, कुछ जुगुप्साजनक दृश्य था वो। एक दिन शेखर के पिता उसे अजायब घर में ले गए और जिस कमरे में मूर्ति रखी थी वहाँ पहुंचकर वे अपने काम पर चले गए। शेखर कुछ सहमा हुआ इधर उधर देखने लगा और उसके सभी और मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ थी और एक प्रकार से वो बिल्कुल नंगी मूर्तियाँ ही थी। और इन प्रतिमाओं को देखकर वो ठिठक गया उसका। और शेखर जो है नहीं समझ सका कि कैसे उसकी विशाल भीमकाय प्रगाढ़ नग्नता का चित्रण करते उसे गढ़ते समय मूर्तिकार का हाथ नहीं कांपा और उसकी कल्पना लज्जित नहीं हुई। तो इस तरह की सोच। फिर नग्नता का जो सत्य की तरह नंगा है और उसके जगत में ये नहीं था और यह आने नहीं दिया था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उसके लिए नग्नता जो है छूटी थी, बद्दी थी और एक प्रकार से आदर्शहीन थी। लेकिन किंतु इसलिए वह स्थिर और अकम्प दृष्टि से उसे देखता ही रहा, उन मूर्तियों को बहुत देर तक देखता ही रहा, मानो उसके मन ने जो है उस नग्नता को स्वीकार कर लिया है। वह उसकी दृष्टि में एक प्रकार से अत्याज्य, अनस्वाभाविक और सुंदर हो उठी और बार बार उन प्रतिमाओं को देखने का मन करता ही रहा उसका। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तरुणावस्था के पहले बालकों में पाई जाने वाली सारी यौन भावनाएं शेखर में विद्यमान है। उसके मन में जन्म संबंधी जो जिज्ञासाएं उभर कर आती है वह इसका दृष्टांत है। लिंग प्रधान अवस्था में विषम लिंगी व्यक्तियों के प्रति बालकों में जो आकर्षण होता है वह भी शेखर में प्रकट है। सरस्वती उसकी अपनी सखा बहन होते हुए भी उसके साथ शेखर का जो स्नेह संबंध है वह साधारण भाई बहन संबंध से कुछ भिन्न है। शेखर के लिए जो कुछ वांछित है, प्रिय है और सहानुभूति करने वाला है, उसका पूंजीभूत रूप जो है सरस्वती है। आगे का कथन है। तो सरस्वती शेखर का जो संबंध उपन्यास में चित्रित हुआ है उसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में परिवार ग्रंथि कहते हैं। अपनी माता के निस्नेह कटु व्यवहार की वजह से वह सरस्वती को अपने स्नेह के आलंबन के रूप में देखता है। ये परिवर्तन शेखर में इडिपस ग्रंथि लुप्त होने और उसके स्थान पर परिवार ग्रंथि के जन्म लेने के कारण होता है। जब सरस्वती की शादी होती है तो उसकी यौन भावनाओं के आलंबन रूप में जो है शारदा आती है। सरस्वती की शादी उसके लिए एक असहनीय अनुभव था, क्योंकि एक आलोचक का कथन है कि सरस्वती के साथ उसकी सखी ही नहीं बल्कि उसकी स्त्री भी चली जाती है। वर्जित और जुगुप्सापूर्ण दृश्यों के प्रति जिज्ञासा, उन्हें देखने की अभिलाषा भी बालकों की तरुण अवस्था में पहले की यौन भावनाओं का सूचक है। अपने माता पिता का प्रणय व्यापार देखकर उसके रहस्य को जानने का कुतूहल शेखर के मन में उत्पन्न होता है। वह उसमें ऐसी किशोर भावनाओं के होने का परिचायक है। फ्रॉइड के अनुसार किशोर यौन भावनाओं में एक है शादी संबंधी जानकारी प्राप्त करने की अभिलाषा। शेखर ने पहले सुना था शादी के बाद रमा जो है पति के घर चली गई। तत्काल उसके संबंध में जानने की आशा उसमें नहीं थी। बाद में पिता के एक पत्र से उसको पता चला कि सरस्वती की शादी होने वाली है, तब उसका मन दुख में भरता है, क्योंकि सरस्वती उसकी मनपसंद सहेली थी। वह सरस्वती से पूछता भी है, देखिए तुम यही क्यों नहीं किसी से शादी कर लेती। जब
सरस्वती शादी के बाद शेखर से विदा लेकर जाती है, तब वो सोचता है, जैसे कि कहते हैं शादी का अर्थ है आनंदित, इस तरह। तो शेखर जीवनी में इस तरह जो है शेखर के मन को पूर्ण रूप से बारीकी से उभारने की कोशिश अज्ञे के द्वारा हुई है। शेखर में जिज्ञासा वृत्ति इतनी प्रबल है कि वह किसी वस्तु को चीर फाड़ कर देख लेना चाहता है, उसके भीतर क्या है ये जानने की इच्छा। शेखर शैशवावस्था में जो है भरे पूरे परिवार में रहते हुए भी विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं उसके छोटे से मस्तिष्क में जो है उसको विकल कर देती है। जैसे कि डॉक्टर सत्यपाल जी के शब्दों में, शेखर एक बालक के रूप में जो जिज्ञासाएं व्यक्त करता है वे स्वाभाविक ही है और अपनी परिस्थितियों का परिणाम भी है। ईश्वर संबंधी, बालकों के जन्म संबंधी, यौन क्रिया संबंधी और प्रणय संबंधी व्यापार से जुड़ी हुई जो जिज्ञासाएं शेखर व्यक्त करता है वे सब एक सामान्य बालक में स्वभावतः होती है। अस्पृश्यता को उसका विद्रोही मन स्वीकार नहीं करता कभी भी। वह मद्रास में ऐसे छात्रावास में रहने जाता है जब जहाँ जो है दलित बच्चे रहते हैं। विद्रोही प्रवृत्ति के साथ साथ भावुकता जो है शेखर के चरित्र की खासियत है। शेखर जीवनी वस्तुतः जीवनी मूलक उपन्यास है, जिसमें एक और जीवनी की वास्तविकता का साक्षात्कार है तो दूसरी ओर औपन्यासिक शिल्प एवं कल्पना के स्थापत्य का दर्शन भी हुआ है। इस उपन्यास में महत्व कथा का नहीं बल्कि चरित्र का है। इसका नायक शेखर एक संश्लिष्ट चरित्र है और वह जो है रचना की प्रतिलिपि न होकर स्वयं मूल रचना की तरह जो है वास्तविक है। अज्ञे ने स्वयं लिखा है इसमें, शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन वो मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। शेखर अपने अनुभूतियों और जिज्ञासाओं के प्रति बेहद ईमानदार है। उसमें जिज्ञासा का समाधान न होकर प्रश्नों की तीव्र आकुलता और तीखी तड़प है। ये तो वाकई शेखर के चरित्र को उभारने वाला एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शेखर के यौन भाव का विकास 3 बिंदुओं में दिखाई देता है: आत्मरति, समलिंगी रति तथा विपरीत लिंगी रति। उसमें आत्मरति मुख्यतः वहाँ दिखाई पड़ती है जहाँ उसका आत्मपक्ष प्रबल होकर लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर अपनी पूजा करवाना चाहता है। उसकी समलिंगी रति जागृत होती है। वह अपने से 1 वर्ष बड़े सहपाठी मित्र कुमार के प्रति जो है, हम देखते हैं मद्रास के उसकी पढ़ाई के दौरान, तो वह कुमार पर एकाधिपत्य स्थापित करना चाहता है। शेखर के हृदय में विपरीत लिंगी रति भावों के उद्रेक उन तमाम नारियों के प्रति होते हैं जो उसके संपर्क में आ जाती हैं। शारदा हो, शशि हो, इस तरह शेखर के व्यक्तित्व का विकास प्रेम, घृणा और वासना, इन 3 बिंदुओं पर होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व त्रिकोणात्मक है। शुरू में वह अपनी माँ से घृणा करता है, बाद में असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर विदेशियों से घृणा करने लगता है। कालांतर में उसकी घृणा का विस्तार विदेशी कपड़ों और विदेशी भाषा तक हो जाता है। प्रेम और वासना जीवन के ऐसे निर्णायक तत्व हैं जो व्यक्ति के आत्मविकास में सहायक होते हैं। फ्रॉइड के अनुसार बिना वासना के प्रेम का अस्तित्व जो है संभव नहीं है। शेखर के संदर्भ में यह सिद्धांत सही प्रतीत होता है। प्रेम और वासना ही वो मूल संवेदना है जो शेखर के व्यक्तित्व को रूपायित करती है।
शेखर व्यक्तिवादी होते हुए भी उसमें सामाजिक बोध का अभाव नहीं रहता, बल्कि सहृदयता, मानवीय सहानुभूति तथा संवेदनशीलता के तत्व उसमें अत्यंत प्रबल है। बचपन में मनोरंजन के लिए पिंजरे में बंद पक्षियों को उन्मुक्त करने में जो है उसे आनंद मिलता था। कॉलेज जीवन में जो है वह बलमार प्रदेश की यात्रा जो है मात्र इसलिए करता है कि ताकि ब्राह्मणों द्वारा शोषित अछूतों के जीवन का अनुभव प्राप्त कर सके। वहाँ एक मरणासन्न नारी को पीठ पर लाद कर वह अस्पताल पहुँच जाता है। आगे चलकर निर्धन निरक्षर बालकों को पढ़ाने के लिए वह रात्रि पाठशाला की स्थापना भी करता है और उसमें स्वयं पढ़ाता है। उपन्यास का क्रांतिकारी और विद्रोही नायक शेखर अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव में फांसी की प्रतीक्षारत मनस्थिति में जो है अपने अतीत का प्रत्यावलोकन करता है। अतीत के प्रत्यावलोकन में उसका आत्मनिरीक्षण भी शामिल है। शेखर अपना यह आत्मनिरीक्षण अथवा आत्म साक्षात्कार जो है मानवता के संचित अनुभवों के प्रकाश में आलोक में ईमानदारी से करने का प्रयास करता है। तो यहाँ डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के शब्दों में शेखरिक जीवनी के कथानायक शेखर पर अनेक आरोप लगाए गए हैं, जैसे शेखर खोर अहमवादी है तथा अराजकतावादी है। उसमें सामाजिक दायित्व और नैतिकता का अभाव है। वह आत्मरद और तथा आत्म केंद्रित है। वह नास्तिक है और नियतिवादी है। उसका विद्रोह नपुंसक तथा निष्क्रिय है। उसकी क्रांति जो है लक्ष्यहीन तथा दिशाहीन है। उसका अदम्य अहंकार नारी पर अधिकार पाने में लीन है। इस तरह के बहुत सारे आरोप हम देख सकते हैं। तो इसका उल्लेख जो है इंद्रनाथ मदान ने किया है इन शब्दों में। तो इनसे स्पष्ट है कि शेखर का व्यक्तित्व असाधारण है, जो सामान्य उपन्यासों के नायकों से नितांत भिन्न है। शेखरिक जीवनी के अन्य बाल पात्रों में सरस्वती, शारदा एवं प्रतिभा के चरित्र की भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चर्चा हुई है। इस उपन्यास में सरस्वती शेखरिक जीवनी में एक प्रकार से हम देखते थे शेखर की जो है बड़ी बहन के रूप में। तो सरस्वती का चित्रण इस प्रकार हुआ है। उपन्यास में सरस्वती की बाल दशा से लेकर उसकी शादी तक की कहानी मात्र बताई गई है। उपन्यास के पहले भाग के अंत में आते आते सरस्वती कथा विकास में अप्रत्यक्ष हो जाती है। शेखर की तुलना में सरस्वती के अंतर्मन का चित्रण शेखरिक जीवनी में बहुत कम हुआ है। शेखर के बाल्यकाल का एकमात्र आश्रय सरस्वती थी। वह शेखर से 5 वर्ष बड़ी थी। शेखर के जीवनीकार का उद्देश्य जो है अंधोगत्वा शेखर के अंधकरण के रहस्यों का उद्घाटन करना ही है। उसके चरित्र विकास के एक सहायक अंग के रूप में सरस्वती का चित्रण हुआ है। इसलिए शेखर के चरित्र विकास में सरस्वती का बेजोड़ योगदान है। और अपने माता पिता से और कई बार पिता से भी पिता से भी कई बार जो है शेखर को अपनी जिज्ञासाओं का समाधान तो नहीं प्राप्त होता, और उसके जिज्ञासाओं की पूर्ति जो है एक बड़ी सीमा तक सरस्वती द्वारा ही होती है। फिर शारदा जो है, शेखरिक जीवनी में शारदा का चित्रण 2 विशेष संदर्भों में हुआ है। पहला संदर्भ एक किशोर लड़की के रूप में और बाद में एक समझदार लड़की के रूप में। पिताजी के तबादला होने की वजह से शेखर को अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कुछ समय जो है दक्षिण में रहना पड़ा, जहां शेखर के पड़ोस के एक मद्रासी परिवार था। उस परिवार की लड़की थी शारदा। किशोरावस्था में बाल व्यवहार में सुलभ मूल वृत्तियाँ जो है शारदा में
देखी जा सकती है। शेखर के साथ पहली मुलाकात में ही शारदा की बातों में जिज्ञासा और आत्म प्रदर्शन की भावना स्पष्ट झलकती है। बिना स्कूल गए परीक्षा देने की बात शेखर से सुनकर वो जिज्ञासा से पूछती है इस प्रकार, अरे ये कैसे, बिना स्कूल जाए परीक्षा कैसे दी जा सकती है। तो इस तरह के जो प्रश्न, तो किसी से कोई उत्तर न मिला तो वह फिर प्रश्न करती है इस प्रकार, क्या सोच रहे हो, उत्तर क्यों नहीं देते। तो शेखर की ज़बान संकोचवश नहीं चलती और उसके चेहरे पर लज्जा की एक फीकी लालिमा छा जाती है। तब आत्म प्रदर्शन की प्रेरणा से ही शारदा इस प्रकार बोलती है, गॉड ग्रेशियस, सच ए बिग सिली बॉय लाइक यू। और इतना बड़ा होकर भी उसका शेखर के सामने जो है वीणा लेकर खड़े रहना भी एक प्रकार से आत्म प्रदर्शन से प्रेरित है। शेखर के देवदारू वृक्ष के ऊपर से फिसलकर नीचे गिरने पर शारदा हंसती है, लेकिन जब वो उड़कर चलने लगता है तो वो पूछती है, चोट तो नहीं लगी, इधर आओ देखो। तो इससे स्पष्ट होता है कि उसके किशोर सुलभ अपक्व मानस में रागात्मक सहानुभूति का एक मृदुल भाव भी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर शारदा एक ऐसी लड़की है जिसमें सामान्य चरित्र विकास हुआ है। उसमें साधारण बाल मन सुलभ मनोवृत्तियाँ, इसकी जो है मूल वृत्तियाँ जो है एक तथा किशोर यौन भावनाएं जो है स्पष्टतः पाई जाती हैं। फिर आती है प्रतिभा। प्रतिभा का चित्रण जो है उपन्यास में एक बालिका के रूप में हुआ है। एक दिन वन में भटकते समय शेखर ने प्रतिभा को तितली पकड़ते हुए देखा और उसके बाद कभी कभी जंगल में उन दोनों की मुलाकात होती थी। और एक दिन प्रतिभा शेखर को अपने घर भी ले जाती है। साधारण बालिकाओं में देखी जाने वाली मूल वृत्तियाँ जो है प्रतिभा में भी है। उसके तितली पकड़ने की प्रवृत्ति, स्वप्रेरित खेल का उदाहरण, आत्म प्रदर्शन की जो भावना भी उसमें अधिक है। इसलिए ही तितली पकड़ने में सहायता करने के लिए आए शेखर से वह कहती है इस प्रकार, नहीं हम आप ही पकड़ेंगे। उसी प्रकार शेखर को अपने घर आने के लिए जब वो निबंधन देती है तब स्वाभिमानी रानी की तरह कहती है। इस प्रकार वो बताती है जैसे क्यों, क्या मैं कहती हूँ इसलिए। तो प्रतिभा चुरी कटी का उपयोग इस करके जो है खाना खाने में असमर्थ शेखर में जो है आत्म प्रदर्शन के कारण ही इस प्रकार पूछती है, अरे खाना भी नहीं आता, ठीक तरह से। तो इस तरह तो बच्चों की मूल वृत्ति जो है विनय भी प्रतिभा में देख सकते हैं। इस भावना के कारण ही लकड़ी की जो है आरे जाली के बने हुए दो किवाड़ों के बीच जो है जो खाली स्थान है जहाँ तितली को बंद करने का उपदेश शेखर से सुनकर वो करती है, ये तो हमें कभी सोचना ही नहीं था। तो इन मूल वृत्तियों के अलावा जो है प्रतिभा में किशोरावस्था में यौन भावनाएं भी प्रकट हैं। बाल शेखर के प्रति उसका आकर्षण तो देखिए इस प्रकार, डंगल की घास में ये दोनों चले जाते, शेखर कहीं लेट जाता और प्रतिभा कहीं तितलियों के पीछे भाग करती। कभी फूल बीना करती, कभी बांसों से फूल लाकर जमा करती, फिर एक एक करके उनका मधु चूसा करती। कभी यूं ही खड़ी रहकर तरह तरह की हंसी हंसा करती। बीच बीच में यह देख लेती कि शेखर वही तो है, चला तो नहीं गया। कभी प्रतिभा कुछ बड़े बड़े बांस के फूल उसके लिए बचा रखती थी और पास आकर पूछती थी, मधु नहीं खाओगे? इस तरह तो शेखर अपनी ओर बढ़ाते हुए फूल लेकर मधु चूसने के बजाय सारा फूल खा जाता था। तो और वह खूब हंसती थी और कहती, और मधु खाता भी नहीं आता,
कई बार आवृत्त होकर भी ये बात पुरानी नहीं होती थी। प्रत्येक बार प्रतिभा उतने ही उल्लास से हंसती थी। तो बाल शेखर के चरित्र का उद्घाटन करने के लिए एक साधन होने के अलावा जो है उपन्यास में प्रतिभा का कोई खास महत्व तो नहीं है। यूँ तो शेखरिक जीवनी उपन्यास के बाल पात्रों का संयुक्त अध्ययन के पश्चात जो है, अध्ययन के दौरान जो है हमें इस उपन्यास में प्रस्तुत बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत ही स्तरीय उपन्यास है। इसमें बाल मन की गहराइयों में बैठकर उसको पूर्ण रूप से बारीकी से हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है अज्ञे ने। प्रत्येक पात्र के अंदर मन को पूर्ण रूप से उभारने की कोशिश हुई है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से ये उपन्यास जो है अत्यंत उत्कृष्ट है। और इतना कहकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सबको धन्यवाद।